भी इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाए, इसलिए हम बताते हैं जैतून आज के लिए उपयोगी क्यों है। तो देखिए, जैतून का तेल अभी भी अब मिलता है आपको। अगर जैतून के तेल अगर खाने में आप यूज करते हैं तो आपका जो हृदय संबंधित रोग है ना, उसमें आपको छुटकारा मदद करेगा। इसके अलावे अगर आपका मोटापा बढ़ता है तब भी जैतून का तेल आपको मदद करेगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि बीपी अगर ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है तो बीपी को कम करने के लिए जो हम लोग गोलियां खाते हैं उसकी जरूरत नहीं है। मेरे दिल से तेरी याद जाती नहीं और तुमको मेरी याद आती नहीं। नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार भारती आर्ट्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं भारती सर, और आज के जो क्लास है भैया, इसको पढ़ने से पहले आप लोग गाना तो सुन ही लिए, तो एकदम रिलैक्स मूड में एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेकर पढ़ना है। तो आज हम लोग 11th हिस्ट्री में चैप्टर 3 में एक पार्ट्स रह गया है जिस टॉपिक का नाम है आपका आर्थिक विस्तार। आज हम लोग आर्थिक विस्तार को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जैतून तेल के बारे में। इसके अलावे ये भी देखेंगे कि जैतून तेल कहाँ होते थे, उसके बाद किसका ज़्यादातर बोलबाला हो गया, उसके बाद बोलबाला किस तरह से ट्रांसफर होते चला गया, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावे अगर बात कर ले अंगूरी शराब की चर्चाएं आज हम लोग करेंगे। गेहूं के बारे में बात कर लेंगे कि रोम साम्राज्य में गेहूं भी बड़ा बढ़िया होता था, और रोम साम्राज्य के कौन ऐसे जगह थे जहां गेहूं की इतनी अच्छी खेती होती थी कि वो वहां से गेहूं उत्पादन करने के बाद वो रोम को भी जाता था। तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि रोम साम्राज्य के उर्वरक जमीन से लेकर करके क्या क्या कौन से फसल होते थे। यानी आर्थिक साम्राज्य की बात कर ले तो ये जो पूरा का पूरा जो अर्थव्यवस्था जो टिका हुआ था जिन जिन चीजों पे, उसकी चर्चाएं करेंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि आर्थिक अगर बात कर ले रोम साम्राज्य की आर्थिक के बारे में, तो ये आपका लगभग रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य था, जिसमें आपका यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया का भाग आता है। अब ध्यान देने वाली बातें ये है भैया कि इसमें आर्थिक विकास, आर्थिक विस्तार की बात किया जाए तो एक बात ध्यान से सुनेंगे, रोम साम्राज्य में ईंटों के भट्ठे भी बरामद हुए हैं। ईंटों के भट्ठे से ये पता चलता है कि ईंटें जो होते थे वो कहीं ना कहीं रोम साम्राज्य में अन्य शहरों को जाते थे तो मकाने जो होंगे ना वो पक्के होंगे, ठीक है, ईंटों से बने होंगे तो शहर टाइप का होंगे। इसके अलावे सोने के, चांदी के खादान भी मिले हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ भट्ठे मिले हैं, यहाँ खादान मिले हैं। और ये जो साम्राज्य है ना, ये साम्राज्य ज्यादातर भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्र में ज्यादातर डेवलप हुए थे। हालांकि भूमध्य सागरीय से अफ्रीका का उत्तरी वाला भाग जिसमें यहाँ पे जर्मन वगैरह सब आता है ना, तो ये सब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ जो घनी आबादी थी वो भूमध्य सागरीय के किनारे किनारे इस साम्राज्य में था। तो इसीलिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये लोग क्या करते थे, बंदरगाह का प्रयोग करते थे। तो रोम साम्राज्य में काफी सारे बंदरगाह भी मिले हैं जो व्यापार में खास करके उसका मुख्य योगदान होता था। तो क्या क्या सब याद करते चलेंगे, यहाँ भट्ठे भी मिले हैं, यहाँ खादाने भी मिले हैं खनिजों के, यहाँ और क्या मिले हैं, तो यहाँ बंदरगाह भी मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ अंगूरी शराब होते थे, जैतून के तेल, एक एक चीज की चर्चा कर ले। भूमध्य सागरीय का इलाका ये है, यहाँ पे खास करके अंगूर की खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती थी, और उनको क्या करते थे, उनको रस को निकाल के सड़ा गला कर करके और उनसे शराब बनाते थे। उस शराब को अंगूरी शराब कहते हैं। आप लोग जब अपना इंडिया के जब हिस्ट्री पढ़िएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें आप लोग पढ़िएगा बिंदुसार इस सब के बारे में शासक होंगे कि ये लोग क्या करते हैं कि मिस्र के राजा से अंगूरी शराब के बारे में, सूखी अंजीर ये सब मंगाते हैं और यहाँ से जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मिस्र है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश के किनारे है। इधर के मिस्र के क्षेत्रों में भी खास करके अच्छे खासे अंगूर की खेती होंगे और अंगूर से शराब बनाते हैं। और यहाँ के इधर इधर के राजा से जब दोस्ती होगा तो ये लोग
अपने यहाँ का वस्तु यहाँ पहुंचाते थे, यहाँ का वस्तु यहाँ, आवाजाही में जैसे ये सब चलते रहता था। याद रखेंगे। तो भूमध्य सागरीय प्रांतों में बंदरगाह मिले हैं, अंगूरी शराब का उल्लेख मिला है, साथ ही साथ में ईंटे वाले भट्ठे मिले हैं, और आपका जो है कि यहाँ खदान वगैरह भी मिले हैं। अब मेन पॉइंट पे आएंगे। रोम साम्राज्य में उर्वरक भूमि को पहले याद करेंगे, यहां से आपको प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो रोम साम्राज्य में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इटली की, तो इटली में एक जगह है जिसका नाम है कैम्पेनिया। ध्यान सुनेंगे, इटली का एक प्रमुख जगह जिसको नाम याद रखेंगे कैम्पेनिया। ये कैम्पेनिया इटली का, ये रहा आपका इटली। इस तरह से आपको छोटा स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप ले करके बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये इटली के कैम्पेनिया वो जगह है जो बहुत ज्यादा उर्वरक वाला, देखिए अभी जितना भी हम यहाँ क्षेत्र लिखे हैं, चाहे वो कैम्पेनिया हो, चाहे बाइस्कैयम हो, चाहे गिलिली हो, चाहे फायूम हो, चाहे आपका दक्षिणी गोल का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका बाल्टिका हो, ये सब ऐसे जगह का नाम लिखे हैं ना जो रोम साम्राज्य में वहां की जो भूमि थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ था, उसमें उर्वरक शक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई है। और इन्हीं चीजों पे कहीं पे अंगूरी शराब होते हैं, तो कहीं पे जैतून के खेती किए जा रहे हैं, तो कहीं पे जो है कि आपका गेहूं के खेती किए जा रहे हैं। ये सारा चीज है, एक एक पॉइंट को ध्यान सुनेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बड़ा बढ़िया से खत्म कर लेंगे, और उसके बाद आपका अधिकांश क्वेश्चन लॉक हो जाएगा। चलिए एक एक पॉइंट को देखेंगे। इटली का प्रमुख जगह जो उपजाऊ वाला भाग है उसको कहते हैं कैम्पेनिया। कैम्पेनिया आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि आपको इटली खाना है तो रोड पे अगर मान लेते हैं खाते हैं तो धूल गर्दा पड़ेगा, तो रोड पे न खा करके एक कैंप बना हुआ है और उस कैंप में ही जा करके खाएंगे। तो इटली याद रखेंगे कैम्पेनिया। रोम साम्राज्य में कैम्पेनिया कहाँ का भाग है जी? तो रोम साम्राज्य में कैम्पेनिया इटली के अंतर्गत आता है। दूसरा याद रखेंगे मिस्र, ये याद रखना है, ये आपका ये अफ्रीका है पूरा का पूरा, ऊपर में उत्तरी अफ्रीका, ये कॉर्नर पे मिस्र है। और मिस्र में एक प्रसिद्ध जगह याद रखेंगे, इसका नाम है बाइजैकियम। और बाइजैकियम आप ऐसे याद रखेंगे कि मिस्र में बाईजी है। मिस्र में क्या है? बाईजी। अगर मान लेते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान से होंगे, खास करके बिहार यूपी के अगर बंदा आप लोग होंगे तो आप लोग जानते होंगे बाईजी जिसको कहते हैं डांसर लोग के, रात में आती है सर डांसर, डांस करती है एकदम मिजाज में, ओकरा गांव में ओकरा बाईजी कहते हैं कि बाईजी के नाच देखे जा रहे हैं। आप बड़ा बढ़िया से सुनते होंगे। चलिए ध्यान सुनेंगे, हम लोग को सबसे मतलब नहीं है, हमको बस एक कॉन्सेप्ट ढंग से याद हो जाए, दिमाग में ज्यादा दिन तक याद हो जाए, एग्जाम तक काम कर जाए कम से कम। ये सुनिए यहाँ पे बाइजैकियम की बात कर ले तो बाइजैकियम कहाँ है? तो मिस्र में है। ये दिया सुनेंगे, मिस्र में बाईजी। अब बाईजी डांस करते करते नाचते 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 गिर गई बेचारी चौकी पर से। चौकी के स्टेज था और नाच रही थी, गिर गई। देखिएगा कहूँ कहूँ गाना भी एगो बनता है कि ज्यादा जो की चौकी टूट गई, समझ बात ना। ये सब गाना आप लोग जोर जार मत करिएगा। अब ध्यान सुनेंगे, तो ये बाइजैकियम आप बाईजी याद रख सकते हैं। बाईजी डांस कर रही थी, नाचते नाचते गिर गई तो गैलीली, गिर गई तो गैलीली। तो गैलीली बाइजेबियम याद रखेंगे, बाइजेबियम नहीं बाइजैकियम, ये दोनों कहाँ है? मिस्र में। अब मिस्र कहाँ था आपका रोम साम्राज्य में? तो मिस्र यहाँ पे है अफ्रीका का उत्तर वाला भाग में। अफ्रीका के ऊपर में उत्तरी अफ्रीका, इधर में जाएंगे तो अफ्रीका का इधर पश्चिमी वाला भाग, इधर में पूर्वी वाला भाग। तो उत्तर अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका के इधर पूर्वी वाले भाग में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये याद रखेंगे मिस्र है। और मिस्र में ही चर्चा हो रही है बाइजैकियम और गैलीली के बारे में। साथ साथ एक और जगह जिसको कहते हैं फायूम। फायूम आपको शायद यहाँ चमक रहा होगा, तो ये यू है और ये म है, इसको आप ध्यान सुनेंगे, ये फायूम है। तो तीन जगह मिस्र में याद रखना है, बाइजैकियम, गैलीली और फायूम, ये तीन जगह है जहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अभी काम आएगा, अभी आगे सुनते रहिए, अभी थोड़ा सा बोरिंग टाइप का आपको लग रहा है। अगला याद रखेंगे, ये उपजाऊ वाला भाग था जिसको दक्षिणी गोल कहते हैं। दक्षिणी गोल कहाँ है भैया? तो ये इटली है। इटली के जब इधर में आप बढ़ेंगे तो फ्रांस का मिलेगा, और फ्रांस के उत्तर वाला भाग में अगर जाएंगे तो यहीं पर गोल मिलेगा। और गोल का जो दक्षिण वाला भाग है ये दक्षिणी गोल है। ध्यान सुनेंगे, एक एक पॉइंट आपको नोट्स में दिए जाएंगे। एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो लंबा वीडियो थोड़ा सा होगा, जिसमें कोई बोलेंगे नहीं, चूंकि देखिए दास के बारे में हो, चाहे श्रमिक की स्थिति के बारे में हो, चाहे श्रमिक के अत्याचार के बारे में हो, चाहे आपका
कुछ इतिहासकारों के लेकर के लेखकों जैसे कुलुमिला, प्लिनी, सेंट ऑगस्टिन, इन सभी चीजों की चर्चा आपको अलग अलग वीडियो में पार्ट अलग अलग पार्ट कर करके बना के दे दी है। एक ऐसा वीडियो देंगे जहां पे आप नोट्स के लेकर के परेशान हो रहे हैं कि सर नोट्स कैसे लिख पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, मैच द फॉलोइंग मिलान करें, ट्रू फॉल्स भी होते हैं, आपको सारा का सारा एकदम रेडीमेड हम उपलब्ध कराएंगे। आप केवल मेरे सभी लेक्चर को सुन लीजिए, अंत में आप जब आपका टॉपिक खत्म होगा तो एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे, सब हम आपको नोट्स के रूप में दे देंगे। अगर आप अपने नोट्स में रखते हैं तो हम उम्मीद और पूर्ण विश्वास, मेरा ये आशा है कि उससे ज्यादा आप बैठ करके नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई आपको ऐप पर भी नहीं पढ़ा सकता है उससे ज्यादा। अगर ऐप पर भी पैसा देते हैं, यहाँ हम आपको फ्री वीडियो दे रहे हैं, लेकिन हम ये दावा कर सकते हैं कि उतना ज्यादा आपको हर टॉपिक पे डिस्कस, साथ ही साथ अगर कोई रेडीमेड क्वेश्चन आंसर आपको एकदम आसान कर देता है एग्जामिनेशन के लिए या फिर प्रिपरेशन करने के लिए, वो हम आपको दावा कर सकते हैं फ्री वीडियो के साथ में। चलिए ध्यान सुनेंगे, ज्यादा फेंक देंगे तो आपको कहिए कि फेंकवा मास्टर है। चलिए आगे ध्यान से सुनिए, बात क्या करते हैं बुआ जी। तो बात यह है, ध्यान देंगे बात को, कि दक्षिणी गोल का भी भाग जो है उपजाऊ है। अगर स्पेन की बात कर ले, चलिए स्पेन कहाँ है, तो ये एकदम भाग जो देख रहे हैं नहीं, भूमध्य सागर के ये जो भाग देख रहे हैं यही स्पेन है। ये इंपॉर्टेंट, अभी इसी पर चर्चा होगा, पूरा स्पेन के खेला इसी पर होगा। स्पेन में जैतून के खेला, जैतून तेल के बारे में बात करेंगे तो स्पेन का ही आएगा, तो ये याद रखेंगे स्पेन। और स्पेन में एक जगह याद रखेंगे बायटिका, बायटिका याद रखना है, बायटिका। कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना के टीका लेना है, टीका ले लिए, बाय बाय कह दिए। ध्यान सुनेंगे, स्पेन में एक जगह है, जगह का नाम याद रखिएगा बायटिका। आपको बस अभी इतना बात याद रखना है, बस इतने पर कहानी हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे ताकि आपको पता चल जाए। इटली का प्रसिद्ध वो जगह जो उपजाऊ वाला था रोम साम्राज्य में, उसको कहते हैं कैंपेनिया। इटली खाएंगे कहां में, कैंप में जाकर के, याद रखेंगे। मिस्र में एकदम नाच लग गया बाईजी के, तो आपसे कहेगा जैसे बाईजे की हम समझ जाए वो मिस्र में, अब मिस्र में बाईजे की हम बाईजी है, तो नाचते नाचते चौकिया दी टूर, तो नाचते नाचते चौकिया एकदम टूर दी, तो याद रखेंगे। गिर गई तो याद रखेंगे गैलीली, तो गैलीली भी कहाँ है, तो मिस्र में है। इसके अलावे फयूम की बात कर ले, ये भी कहाँ है, मिस्र में है। बाकी गोल में उत्तरी गोल छोड़ दीजिएगा, दक्षिणी गोल का भाग इसमें उपजाऊ वाला भाग है। बायटिका जो कि स्पेन में पड़ता है, ये उपजाऊ वाला भाग है। चलिए अब मेन फोकस पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले अगर बात कर ले गेहूं की, तो यहाँ पे गेहूं ध्यान से समझेंगे। गेहूं की खेती के बारे में बात कर ले तो रोम साम्राज्य में दो ऐसे जगह का जिक्र किया गया है जहां पे पर्याप्त मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता था। एक जगह वही बाईजी के चौकी टूट गया, एकदम मार के तोड़ दी सर, एकदम बाइजेकियम, और दूसरा आपका है सिसिली। अब ये दोनों जगह कहां है रोम साम्राज्य में, इसको देखिए। तो अभी बोले बाइजेकियम आपका बुआ जी इटली में पड़ता है, तब बाइजेकियम इटली में है। अब ध्यान सुनेंगे, दूसरा है सिसिली। ये सिसिली भी कहाँ है, तो ये याद रखेंगे इटली में ही है। जब आप पढ़ते थे ये इस तरह से पढ़ते थे स्ट्रक्चर, यहाँ आपको छोटा दिख रहा होगा, यही बड़ा कर दे रहे हैं, तो यही आप सिसिली पढ़ते थे। तो नीचे में दक्षिणी इटली का जो भाग था, इटली के एकीकरण 10वां पढ़ना था, नेपल्स और सिसिली इस सबको एकीकरण कर करके, और वहां पे आप लोग पढ़े थे कि इसको एक करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये आप कमेंट में कर दीजिए, चूंकि ये 10वां में पढ़ना था। और आप एक बार बता दीजिए कि इन नीचे के दक्षिणी जो प्रांत था, जो हम इतना आपको इशारा करते थे कि वो नाव चलाता था, पेशे से एक नाविक था, उस बंदा का नाम बताना है जो इसको इटली दक्षिणी वाला भाग को इटली के कारण मिलाता है। वहीं पे सिसिली आता है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे साथ बातों को। तो ये सिसिली जो कि दोनों इटली में है, और रोम एक जगह है जहां पे आप लोग बाद में जानते होंगे कि पोप रहते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, तो ये बाइजेकियम और सिसिली दो ऐसे जगह थे जहां पे गेहूं के फसलों के लिए अच्छे खासे मिट्टी उपजाऊ पाए गए थे, और यहां से ही गेहूं को रोम तक पहुंचाया जाता था। यानी रोम को, ये दो ऐसे जगह थे जो प्रत्येक वर्ष रोम को गेहूं जो है वो निर्यात करते थे, यानी एक्सपोर्ट किया करते थे। तो कौन कौन एक्सपोर्ट करते थे गेहूं, तो सिसिली और बाइजेकियम। सिसिली और बाइजेकियम। आपका बाइजेकियम कहां है, तो याद रखेंगे, सॉरी
अभी मिस्टेक हो गया, बाइजेकियम आपका मिस्र में है, बाइजेकियम मिस्र में है आपका, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको देख लीजिए वीडियो को, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ये आपका इटली में क्या है, तो इटली में केवल कैंपियन है, याद रखें कौन है, कैंपियन है। लेकिन आपको दो जगह याद रखना है, एक आपका बाइजेकियम और दूसरा आपका जो है वो सिसिली है, दूसरा आपका क्या है, सिसिली। तो सिसिली इटली में ही है, लेकिन बाइजेकियम की बात कर ले तो ये मिस्र में है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको देख लीजिएगा, बोलने के क्रम में कभी कभी हो जाता है। चलिए आगे याद रखेंगे, ये है आपका जोसिफस। जोसिफस कौन है, तो जोसिफस एक इतिहासकार है, और ये इतिहासकार क्या कहते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में आबादी देखिए बहुत ज्यादा घनी थी, क्योंकि ये भूमध्य सागर का किनारे किनारे जो इलाका था, यहाँ पे मिट्टियां उपजाऊ पाई जाती थी, तो उपजाऊ जमीन पर ही लोग ज्यादातर बसते हैं, ये तो फिक्स है। अब उपजाऊ जमीन पे ज्यादा बसते थे, माने घनी आबादी यहाँ पाए गए थे, और जो जो जगह उपजाऊ था उस पर खेती इतना किया जाता है कि इतिहासकार कहता है कि एक एक इंच पे वहां पर खेती कर लिए जाते थे। ये भी आप बात को याद रखेंगे कि इतिहासकार का कहना है, इतिहासकार कौन है, तो जोसिफस है, इनका कहना है कि यहाँ पे एक एक इंच पर भूमध्य सागरीय के क्षेत्र का जो इलाका था वहां एक एक इंच पर खेती किए जाते हैं। और ये गैलीली की बात करते हैं, गैलीली कहां पड़ता है, गैलीली, बाईजी गिर गई, बाईजी कहां है, मिस्र में, तो याद रखें गैलीली भी मिस्र में ही है। और गैलीली में गहन कृषि की बातें की गई है कि वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या के दबाव के कारण बहुत ज्यादा खेती बाड़ी जो है बहुत कम जमीन पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पर फोकस जोर दिया जाता था, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर ये बात कर ले तो ये तो आपका गेहूं था जो बाइजेकियम और सिसिली ये रोम को क्या करता था, तो निर्यात करने का कार्य करता था। अब मेन पॉइंट आएंगे जिसमें आपको मेन जो है यहां से प्रश्न बनेंगे, और बोर्ड को थोड़ा साफ कर ले ताकि आपको कचकच कुछ गिजबिज ना लगे। चलिए ध्यान सुनेंगे। अब मेन बात आता है कि एक बात याद रखेंगे, एम्फोरा, प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपको कि एम्फोरा क्या होता है। तो रोम साम्राज्य में एम्फोरा, और एक याद रखेंगे जिसको कहते हैं ड्रेसल 20, ध्यान सुनेंगे, ड्रेसल 20। तो ये ड्रेसल 20 और एम्फोरा क्या है, तो ये ड्रेसल 20 के बारे में बात कर ले और एम्फोरा के, तो दोनों लगभग सेम होता है। अब ये कह देंगे अभी तो आपको दिक्कत लगेगा, ये है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एम्फोरा होता क्या था, तो रोम साम्राज्य में हम अभी आपको कुछ देर पहले चर्चा किए कि ये भूमध्य सागरीय का प्रांत है, और यहाँ पर भूमध्य सागरीय के जितना भी किनारे किनारे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कहते हैं कि अंगूर की खेती होती थी। तो अंगूर की खेती होती थी, तो अंगूरी रस याद रखेंगे, कौन रस, अंगूरी, जिसको हम लोग अंगूरी शराब कहेंगे, ध्यान सुनेंगे, एक अंगूरी शराब। दूसरा स्पेन में जैतून तेल के बारे में किया है बात, और ये जैतून तेल की अगर बारे में बात कर ले तो ये तेल की खासियत अभी हम लोग जैतून के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ध्यान से समझेंगे। ये सब को क्या किया जाता था, ये लिक्विड होता था, तो इनको एक कंटेनर में भर कर करके, जैसे इस तरह से मान लो कि ये कंटेनर है, और ये कंटेनर में भर कर करके और क्या किए जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाए और लाए जाते थे। तो ध्यान से सुनेंगे, ये तरल पदार्थों को, लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह तक लाए ले जाने के लिए जिस कंटेनर मटके का इस्तेमाल करते थे, उसी मटके कंटेनर को याद रखेंगे एम्फोरा कहा गया है। क्या कहते हैं, एम्फोरा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि एम्फोरा क्या है, तो कहेंगे रोम साम्राज्य में तरल पदार्थों को जिस कंटेनर या मटके में एक जगह से दूसरे जगह तक लाया ये ले जाया जाता था, यानी ढुलाई का काम किया जाता था, तो उसी को कहते थे क्या, तो एम्फोरा कहते हैं। लेकिन अब बात को याद रखेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिले हैं। कहीं पे भूमध्य सागरीय प्रांतों में जब खुदाई हुआ था तो एक याद रखेंगे, एक व्यक्ति का नाम, ये पुरातात्विक है, ध्यान से समझेंगे, इस पुरातात्विक के बारे में बात कर ले, सॉरी पुरातात्विद याद रखना है, ये खुदाई के, इनका नाम था हेनरिक ड्रेसल, ध्यान सुनेंगे, हेनरिक ड्रेसल, ये आदमी के नाम है, यानी आदमी के नाम है।
आई भूमध्य सागरीय प्रांत में जब ये खुदाई किए तो याद रखेंगे तरह तरह के अलग अलग वैरायटी के एम्फोरा पाए गए, और ये टूटे टूटे अंशों को जब ये जोड़े तो इसी तरह से एकदम बरामद हुआ, अलग अलग बोतल टाइप का मिला, और ये इसी का यानी है ये एम्फोरा ही। लेकिन देखिए कहीं कहीं एक ही एम्फोरा नहीं होता, ऐसा नहीं होता था कि तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, लाने के लिए एक ही तरह के मटके होते थे। मटके में वैरायटी चेंज भी होता था। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की अगर बोतल आप देख लीजिएगा, जैसे अगर पेप्सी का आता है, आपका स्प्राइट आता है, माजा आता है, तो सबके बोतल का थोड़ा सा डिजाइन जो होगा, आप माजा को ले लीजिए और एक स्प्राइट को ले लीजिए, दोनों के अगर बोतल ले लीजिए तब बोतल को देखिए तो कहीं ना कहीं चेंज नजर आएगा आपको। तो ठीक उसी तरह से एम्फोरा है एम्फोरा, लेकिन एक खोज किए हेनरिक ड्रेसर, और एक अलग अलग जगह पे जो ये मटका था वो अलग अलग शेप में पाया गया था। समझ रहे बात ना, कहीं छोटा भी कहीं बड़ा भी, जैसे गाय होता है लेकिन कहूं काला गाय, एगो गोरा गाय हो गया, समझ रहे बात ना, ओकर अलग अलग वैरायटी। उसी तरह से ध्यान सुनेंगे तो इसको हेनरिक ड्रेसल के नाम पर ही इसका नाम बदल के कर दिया गया है ड्रेसल 20। लेकिन ड्रेसल 20 है क्या, तो ये एम्फोरा ही है। ये ड्रेसल 20 में जैतून तेल को लाया और ले जाया जाता था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझेंगे एम्फोरा क्या है, आप समझ गए, तरल पदार्थों को, तरल मतलब केवल जैतून ही तेल नहीं, इसमें आपका अंगूरी शराब या फिर और भी कोई तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जाएगा, तो इस मटके को, कंटेनर को एम्फोरा कहते हैं। एम्फोरा के बारे में कहा जाता है कि एक जगह है जिसका नाम है मोंटी टैस्टैकियो। याद रखेंगे इस जगह का नाम, याद रखेंगे मोंटी टैस्टैकियो। ये ऐसे जगह है कि यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं एम्फोरा के वो 5 करोड़ से भी प्लस मिले हैं। याद रखेंगे 5 करोड़ से भी प्लस एम्फोरा के अवशेष मिले हैं। जब मिट्टी के बर्तनों कुछ टूटी अवस्था में, कुछ अच्छे अवस्था पे भी मिले हैं, तो उनको जब देखा जाता है तो इस जगह पे केवल और केवल 5 करोड़ से प्लस जो है वो आपका एम्फोरा के जो कंटेनर होते थे, मटके टाइप का होते थे जिसमें तरल पदार्थ को ले जाए जाते थे, लाए जाते थे, वो बरामद हुए। अब मेन चीज पे आते हैं, फोकस हम लोग करेंगे जिसमें आपका आता है जैतून तेल। आज का मेन टॉपिक यही था, लेकिन आपको इतना खींच दिए, सब लोग इतना देर तक वीडियो पे बने नहीं होंगे। अगर बने होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आप लोग मेन चीज सीखने जाइएगा ताकि आपको लगेगा कि हाँ आज आपका वीडियो ओपन किए तो थोड़ा सा हमको सीखने का मौका मिल गया, व्यर्थ नहीं गया। तो चलिए ये ध्यान से समझेंगे बात को, हमने आज क्या कर रहे हैं। ये आज का जो टॉपिक है ये जैतून के बारे में बात कर ले तो ये जैतून के कारखाने स्पेन में मिले हैं। कब मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर दे तो ये जो रोम साम्राज्य में जैतून के कारखाने मिले हैं, और जैतून तेल आपको थोड़ा सा ये थिंकिंग पावर यहाँ पर बढ़ जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पावर भी, इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाए, इसलिए हम बताते हैं जैतून आज के लिए उपयोगी क्यों है। तो देखिए जैतून का तेल अभी भी अब मिलता है आपको। अगर जैतून के तेल अगर खाने में आप यूज करते हैं तो आपका जो हृदय संबंधित रोग है ना, उसमें आपको छुटकारा मदद करेगा। इसके अलावे अगर आपका मोटापा बढ़ता है तब भी जैतून का तेल आपको मदद करेगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि बीपी अगर ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है तो बीपी को कम करने के लिए जो हम लोग गोलियां खाते हैं उसकी जरूरत नहीं है। जैतून तेल अगर देखिए लिमिट मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं, अगर लिमिट मात्रा में डॉक्टर के सलाह के लिए करके इसको अगर आप करिएगा भोजन के रूप में तो आपका कहीं ना कहीं बीपी भी लो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे में अगर हड्डियां कमजोर होती है तो अगर इससे मालिश करेंगे तो हड्डी मसल सब जैसे कि आपका स्ट्रांग हो सकता है। जैतून बड़े ही लाभदायक है। अब ध्यान सुनेंगे तो शुरू कहते हैं कि 140 से 160, आपको दिख पा रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं। 140 से 160 ईस्वी की अगर बातें करते हैं तो ये एविडेंस मिला है। यहाँ पूरा तात्विक जो है वहां जाए हैं, खुदाई किए हैं, तो उनके पास अपना एक प्रोसेस होता है, कार्बन डेटिंग सबसे पता करते हैं कि ये मटके कितने वर्ष पुराने हैं। तो उससे पता चला उन लोगों के कि 140 से 160 ईस्वी के अगर आसपास के बारे में बात करें तो काफी सारे पुराने, उतने वर्ष पुराने मटके ये स्पेन से बरामद हुए हैं।
और इससे पता चलता है कि यहाँ पे स्पेन में जो जैतून के तेल थे, इन तेलों को इन मटके में भर भर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाए और लाने के कार्य में आते थे। तो ध्यान से सुनेंगे, यानी कहने का मतलब है, इसको हम लोग दूसरी शताब्दी के बारे में कर सकते हैं। 140 से 160 न करके डायरेक्ट अगर कहेंगे तो दूसरी शताब्दी के बारे में बात करते हैं। तो स्पेन जो है से कि स्पेन एकदम धनी था। पूरे रोम साम्राज्य में जैतून तेल के कारखाने को लेकर के अगर पहला स्थान अगर किसी को मिलता है तो स्पेन को। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल स्पेन में ही जैतून तेल के कारखाने थे, यहीं पे ज्यादातर तेल का प्रोडक्शन होता था। देखिए अन्य और भी जगह पे जैतून के खेतियां, जैतून जो फल होते थे उसकी खेतियां किए जाते थे और उससे रस भी निकाले जाते थे। उसका तेल का निर्माण का जो कारखाना था वो भी था। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में जिसका डिमांड ज्यादा है वो था आपका स्पेन। और आपको लग रहा होगा कि स्पेन काहे ज्यादा इतना डिमांडेबल है भाई। तो देखिए स्पेन में क्या था ना कि दूसरी शताब्दी में जो तेल होते थे उनके कीमत को कम कर दिया गया था और उनके क्वालिटी को हाई कर दिया गया था। यानी मिलावट नहीं करते। मिलावट आप लोग समझते होंगे कि मिलावट का मतलब हो गया कि उसी से मिलता जुलता कोई हानिकारक पदार्थ मिलाएंगे। अब बढ़िया क्वालिटी का कोई पदार्थ तो नहीं ना मिलाएंगे। अब मान लीजिए काजू, हम किशमिश लेने गए तब 200 रुपये किलो किशमिश है, 300 रुपये, तो 800 रुपये किलो वाला कोई काजू मिला के हमको दे देगा? नहीं। तो उसी से मिलता जुलता कोई हानिकारक वस्तु जैसे कि मिलाएगा। अब हम लेवे गए डालडा तो कौन हमरा घी मिला के का दे देगा? नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लेने गए घी, चूंकि घी महंगा होता है और डालडा सस्ता, तो घी में डालडा मिला सकता है लेकिन डालडा में घी कोई नहीं मिलाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे, बाकी लोग क्या करते थे कि मिलावट वगैरह करते होंगे और कीमतें उनकी ऊंची होंगे, इसीलिए बाकी जगह पर डिमांड नहीं थे। लेकिन स्पेन में डिमांड बहुत ज्यादा था और कहते हैं कि यहाँ पर कीमत कम और क्वालिटी युक्त ज्यादातर तेल मिलता था, इसीलिए स्पेन का डिमांड बहुत ज्यादा था। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, कई बार आप कितना भी डिमांडेबल आदमी हो जाते हैं या आपकी कंपनियां या आपका गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप एकदम पूरा नामी गिरामी हो जाते हैं, आप ही का बोलबाला सब जगह चलता है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी प्रतिस्पर्धा आ जाता है, कंपटीशन का बाजार आ जाता है। और कई बार ऐसा होते हैं कि बड़े कंपनियां, नामी लोग जो है कि कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा को झेल नहीं पाते हैं और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि जब तीसरी और चौथी शताब्दी का दौर आ गया, तो तीसरी चौथी शताब्दी के दौर के बाद यही जो आपका उत्तरी अफ्रीका का भाग है, ये उत्तरी अफ्रीका जैतून तेल के मामले में आगे हो गया। यानी जैतून तेल के अगर बोलबाला की बात करें तो दूसरी शताब्दी के आसपास तक अगर देखा जाए तो ये आपका स्पेन था रोम साम्राज्य में। लेकिन तीसरी चौथी शताब्दी के अगर बारे में बात कर ले तो आगे आ जाता है कौन? तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका का भाग आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कुछ दिन तक प्रतिस्पर्धा में, जब ये प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गया, कॉम्पिटिटिव बाजार हो गया, तो कभी ना कभी ये भी झेल नहीं पाया। और उसके बाद की अगर बात करते हैं तो 5वीं 6वीं शताब्दी के दौरान, याद रखेंगे एक डेट का भी वर्णन आपके एनसीईआरटी में है, 450 ईस्वी यानी 425 ईस्वी। 425 ईस्वी की अगर बारे में बात कर ले तो इधर दक्षिण एशिया माइनर का जो क्षेत्र था, इराक से सटे सीरिया उरिया का जो भाग था, यानी भूमध्य सागरीय वाला जो ये भाग है, इस भूमध्य सागर के इधर का भाग यानी पूरब का जो एशिया उसिया का जिसमें भी भाग आता था, ये आपका हो गया। ये कौन सी शताब्दी में? तो ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अगर जैतून तेल के मामले में बात कर ले तो पहला कारखाने का स्थान किसको मिलता था? इसको 140 से लेकर के 160 ईस्वी तक। इसके बाद यानी दूसरी शताब्दी, तीसरी चौथी शताब्दी के दौरान आपका उत्तरी अफ्रीका वाला भाग आ गया। ये कंपटीशन झेल नहीं पाया, इससे आगे निकल गया। इसके बाद 5वीं 6वीं शताब्दी के दौरान इधर के क्षेत्र जैसे कि आगे लगे। और अभी विश्व में अगर बात कर ले तो अभी भी जैतून में सबसे ज्यादा जैसे कि जैतून के तेल के कारखाना यहाँ है। जैतून का तेल का प्रोडक्शन स्पेन में ज्यादातर होता है। तो ये आपका आर्थिक था जिस पर आपका पूरा रोम साम्राज्य टिका हुआ था। अंगूरी शराब को बेच कर जैतून तेल को, गेहूं इधर से उधर होते थे, कुछ भट्ठे भी होते थे, सोना चांदी के भी खदाने पाए गए हैं। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा। थोड़ी बहुत जो चीजें छूटते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने का डर हमेशा बना रहता है और कभी कभी लड़खड़ा भी जाते हैं बोलते बोलते, तो कुछ चीजें जो छूट जाते हैं आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। बाकी जितना भी क्वेश्चन आंसर इसका बनेगा हम आपको रेडीमेड एक वीडियो में स्पेशल क्वेश्चन आंसर ही आपको देंगे।